नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी का जो 29 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मैथ के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। और जिन भी दोस्तों ने हमें ये भेजा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर क्वेश्चन है उनका आपको डेटा चेंज मिल सकता है, लेकिन आपको सवाल वही मिलेंगे। कुछ ही सवालों में ऐसा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन डील है। आज अंतिम डे है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बप्पा के आशीर्वाद सेल में टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर आप सबसे किफायती फी पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए 315 रुपए में ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। रेलवे ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें सीईटी वगैरह आ जाते हैं, 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसी ईयरली टेक्स्ट बुक पास में आपको मिलने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ग्रैब करना। जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिस प्रकार लाखों कैंडिडेट एग्जाम में एग्जाम देते हैं, जो माहौल रहता है उसी टाइप से यहाँ पर आपकी रैंक वगैरह पता चल जाती है। टाइम मैनेजमेंट कब बेहतर होगा? जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। एग्जाम से पहले पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन वीक के समय रहते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट स्मार्ट वर्क के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, आज ही टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर इस ऑफर का लाभ उठाइएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहला क्वेश्चन है cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x बराबर के। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक ब्रैकेट तो ये, और एक लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा। ये बराबर आपको के दे रखा है, और इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? केवल ये बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना भाग ही बचेगा। ये के बराबर है। अब हम इस cos स्क्वायर एक्स को भी क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक साइन स्क्वायर एक्स आपके पास पहले से है। ठीक है, तो ये भी के बराबर है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर के। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है यहाँ से। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी जगह के का मान रख देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। नीचे क्या होगा? 1 से -1 कट जाएगा, ऊपर दोनों 1 प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स जो कि है माइनस का। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? दो दोनों में से कॉमन आके कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा आपका? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, जिसे हम कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं माइनस का। तो ये आपके पास माइनस का कोट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। एक बच्चे ने मुझे ये भेजा था कि 1 प्लस के 1 माइनस के, तो इससे थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी यदि ये वाली वैल्यू पूछी थी उसने, लेकिन तरीका यही रहेगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर देखो 0.2 दे रखा है, फिर 0.2 दे रखा है, फिर 0.2 दे रखा है, आगे 0.02 0.02 0.02 इस प्रकार से गुना के अंदर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या, 3 बार 2 को बाहर ले लेते हैं। दोनों में 2 है, 3 बार तो इनको बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपके पास? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 माइनस 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, इस प्रकार से बचेगा। नीचे आपका है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपस में अब कट जाएंगे कॉमन लेने के बाद में। अब देखो यहाँ पर 3 बार 0.1 है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहले संख्या को मल्टीप्लाई कर दो। तीनों 1 1 है तो 1 आ जाएगा। अब जितने स्थान के बाद पॉइंट है उतने के बाद लगा दो। 1 2 और 3, कुल टोटल 3 स्थान के बाद है तो 3 के बाद में लगा दो। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1 है, और टोटल गिनोगे तो 6 स्थानों के बाद है पॉइंट, तो 6 के बाद लगा देंगे। 3 3, तो 3 और 3 6, इस प्रकार से हो गया। नीचे आपका कुछ भी नहीं बचा। अब आपको इनको घटाना है। घटाओगे कैसे? पॉइंट को एक जगह रखना है आपको। 0 0 1, यहाँ पर भी पॉइंट 0 0
0.0001 इस प्रकार से रखना है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, 1 के बाद तो हम 0 लगा सकते हैं। अब आप घटाओगे तो यहाँ 9 आएगा, 9 आएगा, यहाँ से फिर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? 0.000999, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए ये आपको भिन्न के रूप में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का हर एक समान बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हमारा सवाल आसान हो जाएगा। यहाँ तो 7 दे रखा है, यहाँ 14 है, तो इसको काट देंगे हम 2 से, तो नीचे 7 आ जाएगा। अब ये 3 है केवल, तो कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लिया। ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर में हमें 7 बनाना है। अब हमारे पास क्या संख्या बची है? 2/7 हो गया, 3/7 हो गया, ये आपका 14/7 हो गया। यहाँ से 2/7 माइनस का 21/7 इस प्रकार से आ गए। अब आप जब इनका एलसीएम लोगे तो नीचे तो 7 ही आएगा, ऊपर जोड़ोगे तो 5, 19 और ये 21 माइनस 21 बराबर आपका 0 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको क्या दे रखा था कि आंसर कुछ इस प्रकार से दे रखे थे कि साइन 32 प्लस कोस 8 डिग्री, इस प्रकार से आपको आंसर दे रखे। तो ये किस प्रकार से आएगा आंसर? तो देखो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि यदि कोणों का योग 90 के बराबर होता है, जैसे कि कोणों का योग 90 के बराबर आपको चेक करना था, जैसे ये 58 है और ये आप 32 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 90 के बराबर। तो हमें यदि इसको साइन में और यदि इसको कोस में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? हमें इसको साइन में और कोस में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे? कोस को यदि आपको साइन में बनाना है तो जो भी वैल्यू है उसको आप 90 से घटा दो। इसी प्रकार से साइन वाले को कोस में आपको बनाना है तो जो भी वैल्यू है आपको 90 से घटा दो, क्योंकि साइन और कोस में जो भी आपको एंगल दे रखा है उन दोनों का योग 90 के बराबर होता है। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 32 आ जाएगा और कोस का आपका 8 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से करना था, बस 90 में से घटाना था और साइन की जगह कोस आ जाएगा, 90 में से घटाना था, साइन की जगह कोस आ जाएगा, कोस की जगह साइन आ जाएगा। अब देखो इसका हमें अंडरूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे अंडरूट? 996 है, 9604 है, इसके लास्ट में क्या है? 4 है। 4 किसके स्क्वायर में आ सकता है? या तो लास्ट में किसी के स्क्वायर में 2 हो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, या लास्ट के अंदर क्या हो? 8 हो तब आ सकता है। अब देखो 8 आ सकता है, हमने 2 के सबसे पहले जोड़े बनाए, लास्ट में 4 था तो देखा कि 4 कब आएगा? जब 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, दोनों टाइम 4 आ सकता है। अब 96 से छोटा स्क्वायर देखते हैं तो वो होता है 81, जो कि किसका है? 9 का है। जस्ट छोटा स्क्वायर देखना है आपको, 9 का है, तो या तो ये 92 होगा या 98 होगा। तो कैसे पता करेंगे? इसके बीच में एक वैल्यू आती है 95, इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? जिस भी संख्या के लास्ट में 5 आते हैं इसके स्क्वायर में 25 तो आएगा ही। 9 से अगली संख्या होती है 10, 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90, तो 95 का स्क्वायर होता है 90 25। तो ये जो 9604 है ये 90 25 से बड़ा है, इसलिए 98 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर कितना था? सवाल नंबर 5 हो गया है। सवाल नंबर 6, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के बाहर एक वर्त खींचा गया है, तो परिवर्त की परिधि बतानी है आपको। तो देखो एक वर्ग दे रखा है इस प्रकार से, सबसे पहले तो इसके सारे कोनों को मिलाते हुए एक वर्त खींचा गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि इस वर्त की परिधि बतानी है। तो सबसे पहले यदि भुजा 7 है तो हम इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। भुजा यदि 7 दे रखी है तो हम इसका विकर्ण निकाल देंगे। वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा, यदि भुजा a है तो a√2 हो जाएगा, तो 7 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7√2 हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास विकर्ण आ गया है। अब देखो विकर्ण क्या है, इस वर्त का व्यास है, तो व्यास कितना हो गया है, यही व्यास हो गया हमारा 7√2। हमें निकालनी क्या चीज है, परिधि निकालनी है। तो परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। 2 है, पाई का पाई रहने दो, या इसकी जगह आप 22/7 भी रख सकते हो, जिस प्रकार से आंसर में दिया था। और r की जगह क्या रखोगे, ये हमारा व्यास है, इसका आधा आपका रेडियस होता है। तो 7√2 और इसको आधा कर दिया है, तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, 7 से आपका 7 कट जाएगा, परिधि आ जाएगी आपकी 22√2, इतनी परिधि आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 7 नंबर सवाल है। तो एक बच्चे ने मुझे इस प्रकार से भेजा था और एक बच्चे ने मुझे इस प्रकार से भेजा था। तो इनका समतुल्य बट्टा यानी कि कुल मिलाकर कितनी छूट होगी, क्रमागत यदि इस प्रकार से छूट दी जाए तो वो कुल कितनी छूट के बराबर होगी, ये पूछा गया है। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे पहले पहली दो संख्याओं में, फिर वही फॉर्मूला आगे भी। कैसे, x + y + x × y बटे 100। ये दर को कंपाउंड करने के लिए या परसेंटेज को कंपाउंड करने के लिए होता है। तो देखो x की जगह हम 4 रखेंगे और y की जगह 5 रखेंगे। सबसे पहले मैंने रखा 4, y की जगह रखा 5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका 20 आ गया बटे 100 है। तो ये 9 हो गया और ये 0.9 हो गया और ये आपका आ जाएगा 0.20 आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9.20, इस प्रकार से आ जाएगा 9.20। अब इसको आप मान लो, ठीक है, एक इसको अब आप x मान लो, वापस से वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो अब कैसे करेंगे, वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास एक तो है 9.20% और एक हमारे पास 14%, इन दोनों के बीच में लगा दो। तो 9.20 + 14, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9.20 × 14 बटे 100, इस प्रकार से 14 और 9 को जोड़ते हो तो कितना आता है आपका 23.20 आ जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 0, 28 का 8, 2 यहाँ सल 126 और 128 आ जाएगा। 2 स्थान के बाद ये और नीचे 2 है तो टोटल 4 स्थान के बाद पॉइंट लग जाएगा। टोटल 4 स्थान के बाद पॉइंट लग गए। अब आप इनको यदि जोड़ते हो तो ये आपका 24.4880 इतना आ जाएगा। कुल टोटल बट्टा या कुल टोटल छूट इतनी हो जाएगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से आप इसको भी सवाल को भी कर सकते हो, यदि ये दिया था तो आप इसको भी कर सकते हो। पहले 2 और 3 को करोगे, 2 और 3 को करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका 6/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 5.06 आ जाएगा। अब आपको एक तो 5.06 लेना है और एक 4% लेना है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो 5.06 + 4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20.24 इतना आएगा, नीचे 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया है 9.06 और ये आपका आ जाएगा 0.2024 इतना आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 9.2624 इतना आंसर आ जाएगा। तो जो भी था सवाल इस प्रकार से करना है, हमें कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 1528 मत मिले जबकि हारने वाले को 681 मत मिले। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले लगभग में बताना है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल था। डाटा चेंज हो सकता है। तो देखो सबसे पहले कुल टोटल निकाल लेते हैं कितना होगा। तो आपको 1528 + 681 को जोड़ना पड़ेगा, ये आपका 2209 आ जाएगा कुल टोटल। अब हमें जीतने वाले के परसेंटेज निकालने, तो जीतने वाले के बोर्ड ऊपर रखना है, कुल टोटल नीचे रखना है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको ये सरल करना है, तो लगभग में हमें यदि आंसर बताना है तो मैं ऊपर तो 1500 मान लेता हूँ, नीचे 2200 मान लेता हूँ और ये आपका 100 हो गया है। अब आप 1500 के अंदर पहले 22 का भाग दे दो, ये 2 जी से 2 जीरो काट दो, भाग दोगे तो लगभग 68% के आसपास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
सवाल नंबर 9 की तरफ। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है, इसमें लड़कों के कुल संख्या के 3/7 है, लड़कों के कुल संख्या के है, तो 7 हमारे यदि लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई है, 3 अनुपात हो गई है, लड़कियां 3 अनुपात हो गई है। इस प्रकार से कुल टोटल 40 दे रखे हैं, तो यहाँ से कुल टोटल लड़के और लड़कियां अनुपात में कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ोगे तो 10 हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 10 अनुपात की वैल्यू है हमारे पास 40। पूछा किसकी है, लड़कों की संख्या। एक की अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 10/40 यानी कि 4 हो जाएगी। लड़कों का अनुपात है 7, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 7 28, 28 हो जाएगी। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। राम की आयु श्याम की 1/3 है एवं राम और श्याम की आयु का योग 84 वर्ष है, तो श्याम की आयु बताओ। ठीक है, तो देखो राम की आयु श्याम की आयु की कितनी है, 3 है। तो मान लिया कि यदि श्याम की आयु 3 है, ठीक है, 3 अनुपात है, तो राम की कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये तो हो गई श्याम की आयु और ये आपकी राम की आयु। तो कुल टोटल योग कितना हो गया दोनों का, तो हम कहेंगे 4 हो गया है। 4 की वैल्यू आपको 84 दे रखी है, क्योंकि योग 4 है और 4 अनुपात का ये भी योग है। एक्चुअल में 84 वर्ष दे रखा है। 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 21 हो जाएगी। तो हमें शाम की पूछी है, तो शाम की 3 है, 3 63 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 210 रुपए है, इस पर 5% की छूट देकर 90% लाभ कमाने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा। कितने नंबर सवाल है ये, 11 नंबर सवाल है। कितना रखना होगा, तो देखो इसका क्या होता है, डायरेक्ट क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। कैसे निकालते हैं, 100 में से आप जितनी भी छूट है उसको घटा दो, यानी कि छूट को घटाना है, और 100 में लाभ को जोड़ दो, अंकित मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो देखो 100 में से हम घटाते हैं, 100 में से आपको छूट घटानी है 5 और नीचे आपको 100 में से लाभ जोड़ना है इतना। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आपका 95 आ जाएगा, नीचे 190 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य आपका कितना है, 210 के बराबर है। इसको थोड़ा सा पहले सरल कर लेते हैं, 1/2 आ जाएगा। और वो कह रहा है कि ऊपर वाला अनुपात हमारा क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है, 210। 1 की वैल्यू 210 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डबल कर दो। 1 की वैल्यू 210 है, तो 2 को 210 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 420 आ जाएगा। कितना आ गया, 420 आपका अंकित मूल्य आ गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12। 12 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम को कितने दिन में पूरा होगा। देखो 12 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम हो गया 12 × 10, 12 व्यक्ति 10 दिन में टोटल काम ये हो गया। अब देखो 3 दिन बाद गए हैं वो, तो 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया है, तो 3 दिन तक का तो काम हो गया। अब कितने दिन का बचा है काम, 12 × 3 घटाओगे तो 7, टोटल इतना काम बचा है। ये काम कौन कर रहा है, 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं, अब 7 व्यक्ति बचे हैं, तो 7 × जो x दिन है उतने दिन में पूरा होगा। 7 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, 7 से 7 कट जाएगा तो x बराबर 12। तो ये बचा हुआ जो काम है वो अगले 12 दिन में कंप्लीट होगा, अगले 12 दिन में कंप्लीट होगा। और कुल टोटल डेज बोलता तो 3 दिन यहाँ पर लगे थे, 12 यहाँ पर, 15 दिन कुल टोटल आ गए हैं और शेष बचे हुए दिन 12 हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 में क्या दिया, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और 3 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, तो उसकी चाल बताओ। चाल नहीं, यहाँ पर उसने पूछा था औसत चाल लिखना था, औसत भूल गया, औसत चाल लिखना था यहाँ पे। तो औसत चाल किसके बराबर होता है, औसत चाल आपका किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे ऊपर तो टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल है ये, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। ये फॉर्मूला याद रखना औसत चाल के लिए, बहुत बार सवाल पूछा जाता है इससे।
तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11। इस प्रकार से कुल समय आपका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप भाग दोगे 8 में, ये आपका 2 आ जाएगा और यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समय निकाल दिया है दोनों का, तो कितना हो जाएगा 11/3। ये आपका आ गया 11/3, आपकी क्या आ गई है, औसत चाल आ गई है। किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आपकी औसत चाल इस प्रकार से आ गई है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। एक वर्त की परिधि इतनी दे रखी है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्त की परिधि दे रखी है, वर्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो परिधि क्या होती है, वर्त की होती है 2πr होती है, जो कि आपको 14 पाई के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो r बराबर आपका 7 आ जाएगा यहाँ से। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई ऐसा का ऐसा, r की वैल्यू 7 7 49 हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं 49 पाई। ये आपका क्षेत्रफल आ चुका है। इस प्रकार से हो गए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15। एक सवाल इस प्रकार से बच्चे ने भेजा था कि इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आप क्या करो, इसको 9 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 से करोगे तो ये 9 9 81, 8 81, 1 89, 8 89, 8 और ये आपका 17 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं 19971। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको 4 स्थान के बाद लिखना है आपको। 1 से करोगे तो इतना का इतना आएगा, तो 4 स्थान के बाद यहाँ से स्टार्ट करो 9991, इस प्रकार से। तो 1997, ये 10 0 1 10 0 1 10 और 1 2, कुल टोटल इतना आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। दो संख्याओं का योग आपको देखो 54 दे रखा है, संख्याओं का एलसीएम 18 है, एचसीएफ आपको 3 दे रखा है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम, यहां से आपको दो संख्याएं मान लेते हैं। तो जब भी एलसीएम एचसीएफ का सवाल दिया आता है तो हर संख्या के अंदर एचसीएफ होता है। आपको क्या मानना है, ए एक्स एक संख्या, दूसरी संख्या बी एक्स। एक्स जो पार्ट है हमारा कॉमन है और वही आपका एचसीएफ होता है। तो एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3। तो पहली में रखा तो ये 3a हो जाएगा, ये आपका 3b हो जाएगा। ये हमारी दो संख्याएं हो गई है। अब आप जानते हो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ 3a रखोगे, यहाँ 3b रखोगे, ये आपका 18 इंटू 3 इनके बराबर होगा। यहाँ से ab बराबर आपका ये 9 से काटोगे तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा। अब देखो 6 है, ऐसी दो संख्याओं का अनुपात है जो कि 6 है। तो अब इसके आपको टुकड़े करने पड़ेंगे कि a और b का मान क्या है, क्योंकि ये दो अनुपात का गुणनफल है। ठीक है, तो और दोनों में से कुछ भी आपस में कॉमन नहीं आना चाहिए, ये और एक चीज है। यदि कॉमन आता तो एलसीएम एचसीएफ आपका बढ़ जाता। तो जो बचा हुआ है 3 जैसे था, 3 के बाद में जो भी रहा, यहाँ पे a बचा, यहाँ पे b बचा, इन दोनों को हम टुकड़े करेंगे 6 के की, और उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो देखो इसके टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, 6 के टुकड़े या तो आपके 2 इंटू 3 हो सकते हैं। ठीक है, कि कहने का मतलब है a और b का मान 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपका 6 1 भी हो सकता है, कि इनको मल्टीप्लाई करने पे भी इतना ही आता है, इतना ही आता है। एक चाहे a को 6 मान लो, चाहे b को 6 मान लो, दोनों ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को आप यदि लेते हो तो योग आपका 54 नहीं होगा, या तो आपको 56 दिया होगा। 56 दिया हुआ है तो हम देखो यहाँ पे 2 और 3 नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 यहाँ से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये वाली वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, 6 ले लिया और 1 ले लिया। 6 और 1 यदि आप लेते हो, ठीक है, क्योंकि देखो आपको लेनी है दोनों संख्याओं का योग, ax प्लस bx। ये हम कह दें कि 3a प्लस 3b का योग आपको
54 ये जी दे रखा है मान लिया, तो 3 आपका कॉमन आएगा, a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ 54 में उसको भाग दोगे आप इधर चला जाएगा, तो ये आपका 18 आ गया है। तो a प्लस बी आपका 18 आ गया है। अब 18 में हमारा 5 का भाग भी नहीं जाता है, यदि आप लेते हो और 7 लेते हो तो भी नहीं जाता है। यदि मैं यहाँ पे 56 ले लेता हूँ, ठीक है, 56 ले लिया, तो अब आप भाग दोगे 3 और 2, ये इतना बच गया, अभी भाग नहीं जा रहा है, 56/3 हो गया, ठीक है। अब देखो ए और बी का मान हम कितना ले रहे हैं, 6 और 1, 6 और 1 7, तो ये 7 लेंगे तो 7 से भी आपका नहीं कटेगा क्योंकि नीचे 3 बच जाएगा। देखो यहाँ पे कोई है ना, इनकी वैल्यू जो थी 56 की बजाय कुछ ऐसा डाटा था जो 3 से भी कटता है और या तो 5 से भी कटता है या 7 से भी कटता है, तो इस प्रकार का डाटा होना चाहिए था। तो कोई भी डाटा हो सकता था लेकिन आपको इस प्रकार से करना था, ठीक है। जैसे यहाँ पे 54 था, आपने 54/3 किया तो ये आपका 18 आ गया है, 18 आ गया है। अब देखो यहाँ पे आपको ए और बी का मान पता चल जाता कि 6 और 1, तो यहाँ पे ये योग आपको 18 दे रखा है, 6 1 7 2 3, तो यहाँ से आपको पता चल जाता कि भाई इनकी वैल्यू कितनी होगी ए और बी की, कि यहाँ पे योग 18 है, ठीक है, योग 18 है और हमारा जो यहाँ से आ रहा है जैसे 6 1 आ रहा है, 6 और 1 अनुपात आ रहा है, तो आप इसमें से भाग देते आपके पास 3 वैल्यू आ जाती, तो भाई इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। आप यहाँ से पता कर सकते थे 6 1 गुना करने पे आ रहा है, जोड़ने पे इतना आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर सवाल के अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे गलती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 के अंदर क्या एक बाल्टी की धारिता 14 लीटर है, तो यह एक टंकी को 10 बाल्टी में भर सकता है, यानी कि एक बाल्टी की धारिता कितनी है, एक बाल्टी में 14 लीटर पानी आ सकता है, और इस प्रकार की 10 बाल्टी आप यदि टंकी में डालते तो टंकी पूरी भर जाती है, यानी टंकी की कुल क्षमता कितनी है, 14 × 10 है। अब यदि बाल्टी आपकी 7 लीटर की है तो कुल कितना होगा, उसी के बराबर होगा, कितनी बाल्टी डलेगी उसको हमने x मान लिया कि x बाल्टी डलेगी, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि टंकी की क्षमता तो कुल टोटल बराबर है। तो यहाँ से आपका x का मान निकाल सकते हो आप, 14 × 10/7 हो जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। ये था सवाल। 18 नंबर सवाल, 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति एक लाइट पोस्ट जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है की छाया 3 मीटर है, यानी कि एक लाइट पोस्ट है 4 मीटर ऊंचा, उसकी छाया बन रही है कितनी, 3 मीटर बन रही है, इस प्रकार से छाया बन रही है उसकी 3 मीटर। अब देखो एक व्यक्ति है जो कि कितना है, 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, तो इसकी छाया पूछी है कितनी बनेगी, यानी कि इसको हम x मान लेते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 1.5/x हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, कितना आएगा, 3 × 1.5/4, इस प्रकार से। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, सरल करोगे तो 3/2 आ जाएगा, ये आपका 9/8 आ चुका है। इस डाटा के अनुसार आपका आंसर 9/8 आ चुका है, आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि किस प्रकार से करना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19, n वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना 1520 रुपए दे रखा है, m वस्तुओं का क्रय मूल्य x रुपए हो तो x किसके बराबर है, ये सवाल एक इस प्रकार का दिया गया था, पूरा नहीं है ये सवाल, ठीक है, तो ये सवाल दिया गया था लेकिन ये अच्छे से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 में क्या दिया गया था, आपको इस प्रकार से डाटा दिया गया था और उसमें माध्यिका एक x यहाँ पे था और कहा गया था माध्यिका x है, ठीक है, माध्यिका x है तो x का मान बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, माध्यिका के लिए क्या करते हो आप लाइन से अरेंज करते, जैसे 15 17 फिर 19 करते, फिर आप 20 है दे रखा है आपको 41 दे रखा है, इस प्रकार से 20 दे रखा है,
41 दे रखा है। यदि माध्यिका x है तो x एकदम बीच में आएगा, ठीक है, एकदम बीच में आएगा। और बीच में संख्या कब होगी? जब विषम नंबर होंगे तभी एकदम बीच में संख्या आएगी। यदि सम होंगे तो बीच में दो संख्या आएगी, तो x हो नहीं सकता। तो एक तो यहाँ पर टोटल या तो 5 संख्याएं थी या 7 संख्याएं थी। मान लिया 7 संख्याएं थी, तो देखो आपकी जो वैल्यूज है वो इस प्रकार से दे रखी थी कि मान लिया देखो ये 20 ना लेकर, ठीक है, हम यहाँ पे 20 ना लेकर कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं 22 ले लेता हूँ और एक वैल्यू एक्स्ट्रा मैं 23 ले लेता हूँ। तो देखो 22 हो गया, 23 हो गया और 41 हो गया, इस प्रकार से। तो बीच में क्या है? x। अब आप ऑप्शन देख सकते हो कि जो वैल्यू 19 और 22 के बीच में होगी, जो ऑप्शन आपका 19 और 22 के बीच में होगा वही आपका x का मान होगा, क्योंकि माध्यिका क्या होती है? जो सबसे बीच वाली वैल्यू होती है। तो जब संख्याएं विषम होती है तो एक ही होगी, और जब सम होती है तो बीच वाली संख्याएं दो होती है, तो दोनों को जोड़कर आपको आधा करना है, इस प्रकार से। तो x का मान आप ऑप्शन देख के इस प्रकार से कर सकते थे। आगे एक सवाल दिया गया था 21 नंबर मान लो, इसमें आपको 12,500 मूलधन दिया गया था, p बराबर इतना दिया गया था। रेट आपको 30% दे रखी थी या 3%, तो 3% से तो हो नहीं रहा था, मैंने 30% मान लिया। एक t बराबर आपको 3 वर्ष का समय दे रखा था। तो आपसे CI या तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था या चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्रधन पूछा था। तो देखो इसको कैसे करोगे आप? मिश्रधन निकालते हैं, यानी कि अमाउंट कहते हैं इसको, अमाउंट निकालते हैं। कैसे निकालोगे? ये हो गया 1 प्लस फिर हम यहाँ पर 30/100 की पावर 3 कर देते हैं 500। इसको मैं एलसीएम लूंगा तो अंदर हो जाएगा 130/100, 130/100। ऊपर पावर 3 है तो मैं 3 बार लिख सकता हूँ 130/100, 130/100 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, और 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 5 से ये 2 बार जाएगा, 5 से ये 25 बार जाएगा, तो आपके पास 25 बच गया। 13 3 बार है तो 13 का क्यूब होता है 2197/2। अब देखो यदि आपको 13 का क्यूब आता है तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं आपको कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी वैल्यू आ रही थी। ये आ रही थी आपकी 27, पहले मल्टीप्लाई करना फिर 2 से भाग देना, तो ये आपका 27,462.5 इतना आ जाएगा अमाउंट। और आपको यदि CI पूछा है तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटा दोगे, तो घटाओगे 27,462.5 में से कितना घटाओगे? 12,500 घटाओगे, तो ये आपका आ जाएगा 14,962.5, इस प्रकार से आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में एक सवाल दिया गया था, ये सवाल 22 हो गया। ये दे रखा था कि 3 से विभाज्य संख्या, तो 3 से ऑप्शन दे रखे थे आपको, और 3 से विभाज्य का पूछा गया था कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित कैसे चेक करते हैं? जैसे कि एक संख्या ये दे रखी है आपको और एक संख्या 4 3 2 ये दे रखी है, कौन सी 3 से विभाजित होगी? सभी अंकों को जोड़ लोगे और वो यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से, जैसे 3 और 2 5 और 1 6, अंकों का योग 6 है जो कि 3 से विभाजित है, तो ये तो 3 से विभाजित है। इसकी भी बात कर लेते हैं। 4 और 3 7 और 2 9, 9 आया, 9 भी 3 से भाग जाता है, 9 में भी 3 का, तो ये भी आपकी 3 से विभाजित है। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं हम। यदि भाग नहीं जाता है तो वो 3 से विभाजित नहीं है। अब 2 सवाल आपको, 2 से 3 सवाल आपके बीजगणित यानी कि अलजेब्रा से पूछे गए थे, 2 सवाल आपके DI से पूछे गए थे। इस प्रकार से हमने आपको सारे सवाल करा दिए। इनमें से आप कितने करके आए हैं वो आप कमेंट करना। कोई डाटा चेंज था तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।